हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि लास्ट क्लासेस जो भी मैंने आपको लेक्चर पढ़ाए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। आई होप कि आप सब अच्छी तरह से उसको पढ़ रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? As you all know that when a light goes from one medium to another, जब भी कभी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है तो लाइट में बेंडिंग होती है, चेंज करती है अपनी डायरेक्शन को। उस चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन या फिर बेंडिंग ऑफ लाइट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेट्स टेक एन डायग्राम। जैसे हमने कल भी ली थी एक डायग्राम, ये ले ली हमने। ये हमारा मीडियम है विच इज़ नोन एज एयर एंड दिस वन इज ग्लास। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो आप सबको पता है एक परपेंडिकुलर लाइन जो दिखती है हमें वो होती है हमारी नॉर्मल विच इज नोन एज परपेंडिकुलर। दिस वन लाइन द रे विच स्ट्राइक द सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है हमारी? इंसिडेंट रे। अब यहाँ पे एक मीडियम कौन सा हो गया आपका? ग्लास। और दूसरा कौन सा है हमारा? एयर। ठीक है, एक हमारे पास मीडियम है एयर और दूसरा है ग्लास। जब लाइट यहाँ पे पड़ेगी ग्लास में, यहाँ पे पड़ने के बाद लाइट में क्या हो जाता है? एक बेंड आ जाता है, डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। जो ये बेंडिंग ऑफ लाइट है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये मैंने बताने का मतलब ये है आपको डायग्राम का कि जब भी कभी लाइट एयर से ग्लास की तरफ जाती है तो उस लाइट में क्या आता है? बेंड आता है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? अब एक मीडियम ये है, दूसरा मीडियम ये है। एक जब भी कभी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, जिस सरफेस पे टकराने के बाद वो एक मीडियम को दूसरे मीडियम से सेपरेट कर देती है, उस मीडियम को बोलते हैं हम, उस सरफेस को बोलते हैं हम इंटरफेस। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इंटरफेस तो आप बोल सकते हो द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडियम। ऐसी सरफेस जो कि सेपरेट करती है, विच सेपरेट टू मीडियम या टू मीडिया इज कॉल्ड एज इंटरफेस। इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरफेस बोलेंगे। क्लियर? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? व्हेन अ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर देयर इज ऑलवेज अ बेंडिंग ऑफ लाइट। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लेट टेक एन एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर हम एग्जांपल की बात करें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की एग्जांपल की बात करें तो आपने देखा होगा कि जब भी कभी, फॉर एग्जांपल ये है हमारा एक ग्लास टम्बलर, ये है हमारे पास एक ग्लास टम्बलर। अगर इसके अंदर हम कोई भी स्टिक डालेंगे, कोई भी स्टिक डालोगे तो वो आपको ऐसे नजर आती है। आप ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो कि जब भी कभी आपको स्टिक पानी के अंदर डालते हो, पानी में वो आपको ऐसे टेढ़ी हुई नजर आती है। इट मीन्स दैट किस वजह की वजह से ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमें ऐसा दिखाई देता है। दूसरे एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो एक हमने ले लिया पानी का ग्लास। ठीक है, ये है पानी का ग्लास और यहां पे हम क्या करते हैं? एक स्पून को डाल देते हैं। ठीक है, ये है हमारा यहाँ स्पून। तो आप देखोगे जो भी स्पून पानी के अंदर हमने डाला हुआ है, हम देखेंगे इसकी जो सरफेस है वो अलग आपको दिखाई देगी और उसका नीचे वाला पोर्शन अलग दिखाई देगा। ये भी किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आप लिख सकते हो स्पून डिप्ड इन वाटर। जब भी कभी हम स्पून को पानी में डिप्ट करते हैं तो वो हमें कैसा दिखाई देता है? जो पार्ट स्पून का हवा में होता है और जो वाटर में होता है, दोनों हमें डिसजॉइंट दिखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये भी किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तीसरी एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो हम कॉइन की एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम पानी में कॉइन को डालते हैं तो वो कॉइन का साइज एक्चुअल साइज से बड़ा दिखाई देता है। ऐसा क्यों? ये भी किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये तीन एग्जाम्पल आप खुद भी परफॉर्म करके चेक कर सकते हैं, ऐसा होता है। फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया आपको कि अगर एक पानी में स्टिक डालोगे तो स्टिक का आपको टेढ़ी दिखाई देगी पानी में। दूसरा, अगर एक स्पून को पानी में डालोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा
कि जो नीचे वाला पोर्शन जो पानी में है और जो बाहर एयर में है स्पून का पोर्शन वो अलग अलग है, वो जॉइंट नहीं है। तीसरा, अगर कॉइन को आप पानी में डालोगे और जितना भी कॉइन का साइज है उससे बड़ा साइज आपको कॉइन का नजर आएगा। क्लियर? तो अगर हम फोर्थ एग्जाम्पल की बात करें इसकी, तो वो हमारे पास है, अगर आप किसी भी पूल, स्विमिंग पूल में आप बैठे हो और आपने अपनी टांगों को पानी के अंदर डाला हुआ है, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो आपकी लेग्स हैं वो रेज्ड हैं और आपको वो छोटी नजर आती हैं। क्लियर? ये सारे एग्जाम्पल किसकी वजह से होती हैं? बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती क्या है? द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, लाइक first one medium is the air and another medium is the glass. ठीक है? Speed, what is the speed of light in air? It is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. And what is the speed of light in glass? 2.25 into 10 raised to power 8 meter per second. These are the speed of light in glass and speed of light in air. Clear students? इवन अगर हम एक बेसिक एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास 2 मोर एग्जाम्पल्स हैं जिसके बारे में हम बता सकते हैं। जैसे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ये दोनों के दोनों फिनोमेना भी किसकी वजह से होते हैं? बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आपको पता चल गया, ये 3 एग्जाम्पल तो हैं ही आपकी, बट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एंड स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज ऑल्सो ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? जैसे हमने लाइट लेसन के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में उसके लॉज पढ़े थे, अब हम क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना और उसका बेंड होना, ये किसकी वजह से होता है? कुछ इंपॉर्टेंट 2 रूल्स होते हैं जिसकी वजह से ये होता है, उसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो आप बोल सकते हो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर अकॉर्डिंग टू सम लॉज, दैट लॉज आर नोन एज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है? तो फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टेड रे को लेते हैं और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम रिफ्लेक्टेड रे को लेते थे। पर सबसे पहले हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। दिस वन इज योर ग्लास, this medium is known as air, this dotted line is known as normal, the ray which strike the surface is known as incident ray। जब भी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट में क्या होता है? बेंड। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे, इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। दिस पॉइंट इज नोन एज O। दिस इज नोन एज एंगल I। क्यों? मैंने आपको बताया है, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे विद नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है? तो फर्स्ट लॉ हमें बोलता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। जितने भी तीनों रेज हैं, कौन कौन सी? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। इसमें आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टेड रे होगी और रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे होगी। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल at the point of incidence all lie on the same plane। सारी की सारी एक ही पॉइंट में आके मिलती हैं जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? लुक एट द फिगर, ये है हमारी इंसिडेंट रे,
ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे, ये है नॉर्मल। ये तीनों की तीनों रे एक ही पॉइंट में आके मिल रही हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये तीनों रेस एक ही पॉइंट में आके मिल रही हैं। दैट्स वाई इट इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? सेकेंड लॉ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए, द सेकेंड लॉ गिव अस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ हमें क्या बताता है? रिलेशनशिप बताता है। किस किस के बारे में? गिव्स द रिलेशनशिप। ये हमें रिलेशनशिप बताएगा किस किस के बारे में? गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस and angle of refraction. angle of refraction, ठीक है। सेकेंड लॉ हमें रिलेशनशिप बता रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस एंगल आई और एंगल आर के बीच का रिलेशनशिप बता रहा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो दिस लॉ वाज डिस्कवर्ड बाय स्नेल्स एक्सपेरिमेंट। इस लॉ को डिस्कवर्ड किया गया है किसकी हेल्प से? स्नेल एक्सपेरिमेंट की वजह से। दिस लॉ वाज डिस्कवर्ड, जो सेकेंड लॉ है हमारा उसको डिस्कवर्ड किया गया विद द हेल्प ऑफ स्नेल एक्सपेरिमेंट। कब? इन द ईयर 1621। कौन से ईयर में? 1621 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसकी वजह से हमें यह बताया गया कि हमेशा ही एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में रिलेशनशिप होता है। जो वो रिलेशनशिप है वो हमें बताया गया स्नेल एक्सपेरिमेंट की वजह से। दैट्स व्हाई दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। थर्ड पॉइंट इस लॉ में क्या है? दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है विच लॉ इज कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपको बताना है कि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अब अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, the ratio of the sine of angle of incidence to the angle of refraction is constant for a given pair of media। कोई भी मीडियम ले ले, एयर, ग्लास, कुछ भी ले ले, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। तो इसको लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस and sine of angle of refraction, एक तो इंसिडेंस, दूसरा रिफ्रैक्शन, इज कांस्टेंट। वो हमेशा ही क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। इज कांस्टेंट, वो कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। मीडियम क्या होता है? जैसे कि एयर, ग्लास, ये सारे क्या है हमारे लिए? मीडियम है। तो यही बता रहा है आपको सेकेंड लॉ कि ये हमेशा रेशो जो होगी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो हमेशा ही कांस्टेंट रहती है। मीडियम कौन सी? जैसे कि एयर, ग्लास, ये दोनों क्या है? मीडियम। मीडियम क्या होता है? एनी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस इन विच लाइट ट्रेवल। कोई भी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस जिसमें लाइट ट्रेवल करती है उसको हम बोलते हैं मीडियम। दैट इज, हम कैसे लिख सकते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को? साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमेशा क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। तो इज इक्वल टू हम लिख देंगे कांस्टेंट, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं
साइन ऑफ एंगल I अपॉन साइन ऑफ एंगल R इक्वल टू कांस्टेंट. दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये जो कांस्टेंट यूज किया जाता है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दिस वन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में कौन सा कांस्टेंट यूज किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है. वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में यूज किया जाता है. क्लियर? जो भी वैल्यू होती है कांस्टेंट की, व्हाट इज द कांस्टेंट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ कांस्टेंट व्हिच इज यूज्ड इन द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. तो जो कांस्टेंट है मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो होती है फॉर अ रे ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. इसको डिनोट करते हैं हम न्यू से, ऐसे. तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंड इक्वल टू साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R, वेयर एन इक्वल टू, क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है. व्हाट इज साइन I? इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर. व्हाट इज साइन R? इट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन मीडियम. तो याद रखना है आपको, साइन I मीन्स angle of incidence in air and sin R means angle of incidence in the medium. ठीक है. तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कोई भी यूनिट्स नहीं होते. वाई? इट हैज नो यूनिट्स. क्यों यूनिट्स नहीं होते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के? बिकॉज कोई भी रेशो जो होती है उसके कभी भी SI यूनिट्स नहीं होते. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है? एक रेशो है, इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी कोई भी SI यूनिट्स नहीं होते. क्लियर? तो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो आपको ध्यान में रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कोई भी SI यूनिट्स नहीं होते. दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग ये है आपके लिए कि आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? डायमंड का. तो डायमंड का अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, तो आप बोलोगे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ही ज्यादा होता है. तो कितना होता है? 2.42. ये क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड. ये डायमंड का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में. फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपको यही बताता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन ऑफ पेपर, कि तीनों की तीनों रेज एक ही पॉइंट में आके मिलती हैं, जिसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें तो वो हमें पहला पॉइंट उसके बारे में ये बताया कि ये जो लॉ है ये हमें रिलेशनशिप बताता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में. जो ये रिलेशनशिप है ये हमें पता चला विद द हेल्प ऑफ अ स्नेल्स एक्सपेरिमेंट. एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका नाम था स्नेल्स. उसकी वजह से हमें ये पता चला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में रिलेशनशिप होता है. थर्ड पॉइंट हमने सेकेंड लॉ के बारे में ये पढ़ा कि जो ये लॉ था स्नेल्स एक्सपेरिमेंट की वजह से हमें पता चला, दैट्स व्हाई दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ. और ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ ऑन द ईयर 1621 में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था. और ये लॉ जो है वो हमें बताता है इट इज द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट इन टू मीडियम. कोई भी मीडियम ले लो या मीडिया ले लो, उसमें जो वैल्यू होती है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वो ऑलवेज क्या रहती है? कांस्टेंट. जो ये कांस्टेंट यूज किया गया है आपके सेकेंड लॉ में उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसको डिनोट करते हैं एन के साथ और इसके कोई भी यूनिट नहीं होते. वाई? अगर आप सोचे वाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट, बिकॉज इट इज अ रेशियो, दैट्स वाई इट हैज अ नो यूनिट. इसीलिए उसके दो यूनिट्स नहीं होते. तो सबसे ज्यादा अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो किसका होता है? तो डायमंड का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो होता है 2.42. तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको जितना भी मैंने पढ़ाया वो आपको समझ आ गई होगी. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो. थैंक यू स्टूडेंट्स.